चीन और रशिया ये RIC एक नई तिकड़ी बना रहे हैं और दुनिया को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि पश्चिम के खेमे में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं। अब इंडिया किसी भी देश को ये मैसेज नहीं जाने देगा कि हम उनकी मोनोपोली हो गए हैं, जैसा कि शायद ट्रंप जी को गलतफहमी हो गई होगी कि इंडिया उनके इशारे पे नाचेगा, उनकी मोनोपोली है अब इंडिया। तो SCO की बैठक से दो फायदे हुए। एक तो अमेरिका पर दबाव बना जो सामने दिखाई पड़ रहा है, दूसरा भारत की भूमिका नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी स्थापित हुई है। यहाँ मेरे को लगता है कि अब इंडिया ने एक चीज़ डिसाइड तो कर ली है कि हम चाइना से, रशिया से, किसी से भी संबंध रखेंगे। अमेरिका अगर हमसे संबंध रखना चाहता है तो रखे, नहीं रखे जिस शर्त पर, लेकिन शर्त कोई नहीं है। इतिहास में भारत पर जब जब चुनौतियां आई हैं, भारत नए सिरे से उठ के खड़ा हुआ है और पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से बढ़ा है और ये संकट भी उसी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन की अपनी यात्रा रद्द की है और इसका भी असर आपको दिखाई देगा। जैसे राजनीति में होता है वैसे विश्व कूटनीति में भी होता है। न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है। हित के ही मित्र होते हैं, हित के ही शत्रु होते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, सलाहकार संपादक अवधेश कुमार जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आज एक नए मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। वो अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थ व्यापार के जानकार भी हैं। वी उपाध्याय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी आप स्वागत करिए। और हमारे साथ जयदीप कर्णिक, अमर उजाला डिजिटल के संपादक भी मौजूद हैं। इस हफ्ते की कई सारी बड़ी खबरें रहीं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी। वो तस्वीरें आई SCO के मंच से। SCO की बैठक में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी जिससे ऐसा लगा कि दुनिया का जो भू राजनीतिक नक्शा है वो बदलता दिख रहा है। भारत, चीन और रशिया ये RIC एक नई तिकड़ी बना रहे हैं और दुनिया को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि पश्चिम के खेमे में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप बेचैन नजर आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, भारत से संबंध बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके उस संदेश का जवाब भी दे दिया है। आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या वाकई में 21वीं सदी की जो नई धुरी तैयार हो रही है वो एशिया से निकलेगी। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो भारत इसके सेंटर में होगा तो कितना फायदा और कितना नुकसान इसके हिस्से होगा। चूंकि SCO के मंच की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, भारत भी एक मजबूत स्थिति में वहां नजर आता रहा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, इसलिए ये चर्चा होनी लाजमी थी। रामकृपाल सर, SCO की जो तस्वीरें आई व्लादिमीर पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होता दिख रहा है। मैं वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक RIC जो एक शब्द है, एक जो टर्म है, उसको अब दुनिया भी जानने लगी। आप इसको कैसे देख रहे हैं और भारत के संदर्भ में इसको कितने फायदे का माना जाएगा, अमेरिका को कितनी चुनौती जैसा माना जाएगा? मैंने पिछली बार भी एक चीज़ को मैं कई बार दोहराता हूँ और मेरा मानना होता है जो सच है अगर बार बार उसकी ज़रूरत पड़े तो दोहराया ही जाता है। हमने पिछली बार आपसे कहा था कि देखिए 4% की आबादी 4.2 मान लीजिए, वो दुनिया 96% पर कब तक हुकूमत चलाएगी, राज करेगी। मैं फिर वही कह रहा हूँ। एक जेफरी स्ट्रेस हैं वहाँ के, हालांकि हमारे बीच में बैठे हैं, शायद प्रकाश डालेंगे। उनका एक अभी मैंने कल ही एक लेक्चर पूरा सुना है, तो उन्होंने यही कहा है कि 500 साल से इस धरती पर अमूमन करीब करीब पश्चिम और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, लेकिन कुल मिलाकर के इन्हीं का रहा, सारा संचालन होता रहा। और जैसा मैं पिछली बार भी कह चुका था कि देखिए 2 तरह का परिवर्तन होता है, चाहे वो अर्थ क्षेत्र में हो, समाज में हो, वो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो कई बार क्या होता है कि जो चेंजेस ज़मीनी स्तर पर हो रहे होते हैं वो जब तक क्वालिटेटिव चेंज की शक्ल नहीं लेते तब तक पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया अचानक से बदल गई है। ये जरूर हुआ है कि जो पहले जो परिवर्तन 100 सालों में होते थे, 21st सेंचुरी में यह हुआ है कि उनकी स्पीड बढ़ गई है। उतना परिवर्तन जितना 100 साल में नहीं हुआ था उतना 10 साल में हुआ। अगर आप कल्पना करें कि पिछले 25-30 सालों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए।
हम एक लैंडलाइन से लेकर के कैसे कैसे होते 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 कुछ जगह तो ऐसा हुआ जैसे चाइना में VCR इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, वो सीधे एक छलांग लगा के आगे चले गए। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ 3 जो फोटो दिखाए गए थे वो नहीं है। जेफरी सेस ने लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर के आज तक अमेरिका की हिगेमनी थी। और उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि अगर अमेरिका, पूरा यूरोप और उसके जो एलाइज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और इनको भी जोड़ लीजिए तो टोटल परसेंट की आबादी जो है आज 12% है। जितने भी हैं ये पूरा ग्रुप, ये 12% की आबादी अब वो दिन चले गए जब वो रेस्ट ऑफ द की 88% को वो डिक्टेट करेंगे। चूँकि विकास जो है वो धीरे धीरे बिना देखे होता है। तो जैसे मैं वही कह रहा था कि पानी सडनली 100 डिग्री भाप बनता है तो वो उसके लक्षण अब दिखाई पड़ रहे हैं। तो चाहे 3 फोटोग्राफ हो या ब्रिक्स का बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो एक बात तो तय है कि अब ये दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी और एक ऐसी दुनिया बन रही है जिसमें किसी एक देश की बपौती नहीं रहेगी जो डिक्टेट नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए जो पुतिन ने कहा था कि 140 करोड़ की आबादी को आप इस तरह से उसके मुखिया इस तरह बात नहीं कर सकते, और चाइना को उन्होंने कहा था कि वो जो इतना शक्तिशाली बन चुका है उससे भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी व्यक्ति के नाते नहीं हो रहा है कि अगर मोदी की जगह पे नहीं होते वहाँ मोदी, जैसे उसके बाद विक्ट्री परेड में मोदी नहीं थे क्योंकि मोदी का साथ था कि ये जापान के खिलाफ किया जा रहा है, इसमें हम नहीं शामिल होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं जो आपको दिखाई पड़ रही हैं। दुनिया बढ़ रही है, जहाँ पानी जहाँ सूखा पड़ा हुआ था, अगर बरसात हो रही है तो पानी गड्ढे में ही जाएगा, उसी गड्ढे में जाएगा जहाँ गड्ढा है। तो तीसरी दुनिया जहाँ गड्ढा था स्वाभाविक रूप से वो विकसित हो रही है। और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पेट भरता है तब नाक की बात आती है, नाभि से नाक तक। अब वो तीसरी दुनिया असर्ट कर रही है। उसके बहुत सारे अभी आपको कारण दिखेंगे, बहुत सारे जोड़ तोड़ समीकरण दिखेंगे। अभी क्वाड में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों बनाया गया था, अमेरिका कह रहा हम तो भारत के लिए हमने बनाया था। इतनी बड़ी चिंता आपकी हो गई कि आप तो वहाँ बैठे हैं कि चाइना से भारत की रक्षा के लिए बनाया था। तो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी झूठी बातें। अब अगर 2 पड़ोसी आपस में मिल रहे हैं और रसिया हमारा ट्रेडिशनल है, इसमें नई कौन सी बात हो गई। नेहरू के ज़माने में हिंदी चीनी भाई भाई का बात था, तो हमारे रसिया चाइना से हमारे समीकरण कांग्रेस के ज़माने में भी अच्छे रिलेशंस थे। बीच बीच में कुछ घटनाएं होती हैं, हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें नई चीज़ तो कुछ भी नहीं हुई है। और ये जो एससीओ की मीटिंग है, ये कोई एससीओ आज तो बना नहीं है, तब से बना हुआ और भारत उसका मेंबर है, ब्रिक्स का भारत मेंबर है, क्वेड का भारत मेंबर है, बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये अमेरिकी अर्थशास्त्री भी कहने लगे हैं कि दुनिया बदल रही है, अब वो अमेरिका भूल जाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं। छटपटाहट ये है पश्चिम और इनकी कि अब तक हम 500 सालों से हम इस धरती को डिक्टेट करते रहे, अब हमारा क्या होगा। पूर्णिमा मैम, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, हमने एक टर्म देखा, पूरी दुनिया ने उसे एलपीजी अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, सबने, वैश्वीकरण सबने अपनाया। एक वो टर्म चेंज का वो पीरियड था। अब क्या हम ये समझें कि वो वक्त फिर से ये चेंज वाला आया है, जो एक नया टर्म आरआईसी तैयार हो रहा है? और दूसरा एक चीज़ और भी मैं समझना चाहूँगी आपसे कि पिछले कुछ समय से हमने अपने जो बहुत पड़ोसी जो मित्र रहे हैं, देश रहे हैं, उनसे थोड़ा सा शायद ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हमने दूरी की थी। तो क्या अब हमें या भारतीय विदेश नीति को या जो भारत की जो सोच है, अब हम वापस उस ओर लौटने की कोशिश कर रहे हैं? शायद इसलिए ये बहुत बड़ा एक टर्म लग रहा है। देखिए प्रतीक्षा, हमारी विदेश नीति में एक हम फेज देख रहे हैं जिसको कि हम कोर्स करेक्शन कह सकते हैं। कोर्स करेक्शन हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में, 10-11 सालों में हमने जो भारत को बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुकते हुए देखा था और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमारे लगातार ख़राब होते चले जा रहे थे, उससे एक देश में माहौल थोड़ा सा
अनसर्टेनिटी का हो रहा था। किसी एक देश पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस किसी भी दूसरे देश के लिए अच्छी नहीं होती है, ये सभी रियलाइज़ कर रहे थे। और अच्छी बात है, देर से आए दुरुस्त आए, मोदी जी की सरकार ने ये रियलाइज़ किया। और वो जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का जो झटका लगा है, मुझे लगता है उसके बाद से सडनली जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हमारा शुरू से एक थ्योरी रही है, हम उस पर फिर से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए, जो ऑपरेशन सिंदूर को लेके उनका रवैया रहा, वो सारा देख के इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया है कि उसको किसी एक तरफ झुके हुए दिखना नहीं चाहिए, सही नहीं है। तो रशिया से तो हमारा ऑल थ्रू हमेशा अच्छा ही रहा। पिछले कई सालों से चाइना से रिश्ते थोड़े से गड़बड़ा गए थे, 8-10 साल से रिश्ते थोड़े बिगड़ गए थे। तो उसमें अब हम एक थोड़ी सी गर्माहट फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी ही तरफ देश आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ओवर डिपेंडेंस किसी भी एक देश पे, किसी भी देश की इकोनॉमी, खास करके इंडिया जैसे बड़े देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो हम उसको अब डाइवर्सिफाई करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छा एक फ़ैसला है। जो फ़ोटोज़ हमने जो मतलब वार्मथ रिलेशनशिप का है, उन फ़ोटोज़ में साफ दिखाई दिया है। मतलब तीनों का एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ना, पुतिन के साथ मोदी जी का गाड़ी में बैठ के जाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत सुधरते हुए रिश्तों की तरफ इशारा कर रही हैं, जो कि एक वेलकम साइन है। लेकिन इससे ये भी हमें नहीं मान लेना चाहिए कि इसके बाद चाइना पर इंडिया ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसका क्लियर मैसेज मोदी जी ने पहले ही दे दिया है। चाइना पहुंचने से पहले वो जापान गए थे और जापान जाके उन्होंने जितनी वहाँ पे भी जितनी गर्माहट से बातचीत हुई और बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ पे बहुत क्रूशल बातचीत हुई है, कई टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे बहुत बात हुई है। तो अब इंडिया किसी भी देश को ये मैसेज नहीं जाने देगा कि हम उनकी मोनोपोली हो गए हैं। जैसा कि शायद ट्रंप जी को गलतफहमी हो गई होगी कि इंडिया उनके इशारे पे नाचेगा, उनकी मोनोपोली है अब इंडिया, तो वो गलतफहमी इंडिया ने दूर कर दी और दूसरे किसी भी देश को ये गलतफहमी अब नहीं होगी। तो इसलिए इंडिया जहाँ चाइना से अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहा है, जापान से भी सेम फुटिंग पे वो चाह रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान से हमारा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है, लेन देन। जो जापानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो जहां हम चाइना से चाह रहे हैं, चाइना मार्केट बहुत बड़ा है और चाइना के साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मैसिव है, बहुत क्रूशल। कई इंपोर्ट्स हैं जिसकी कि हमारे ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो हम जहां चाइना से चाह रहे हैं कि रिश्ते अच्छे रहें, वहीं हम रशिया से और जापान, रशिया से तो अच्छे रहे ही हैं, वो तो बिगड़े कभी भी नहीं। ट्रंप ने चाहे जितनी भी कोशिश कर ली, यूक्रेन वॉर के टाइम में भी कोशिश की गई, इंडिया ने उसको मेंटेन रखा है वो बैलेंस। लेकिन जापान के साथ, चाइना के साथ तो ये रिश्ते बहुत क्रूशल हैं हमारे लिए। और अब इंडिया का जो भी रिश्ता होगा फॉरेन रिलेशन, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही होगा, चाहे वो किसी तीसरे देश को अच्छा लगे या बुरा लगे। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगी, जो मतलब पड़ोस के देशों से रिश्ता हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए। आप अपने पड़ोसी, यू कांट चूज योर नेबर्स, सिंपल एज दैट। आप अपने पड़ोसी को ना बदल सकते हैं और ना उसके साथ परपिचुअली एक वॉर की सिचुएशन में रह सकते हैं। पिछले टाइम से जैसे चाइना के साथ हो गया था, बहुत एक हॉट सिचुएशन क्रिएट हो गई थी आफ्टर 2020 गलवान के बाद से, वो एक अच्छी स्थिति नहीं थी। तो अच्छा है कि अब उसमें थोड़ा थॉ आ गया है, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों देशों के बीच में शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली रेयर अर्थ मिनरल्स का फिर से हमारे यहाँ इंपोर्ट उनका शुरू हो गया है, चाइना भेजने लगा है। तो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमेशा अच्छे होने चाहिए। हाँ, इंडिया और चाइना का रिश्ता वैसा ही है कि लुक लंदन सी पेरिस वाला हिसाब है, आप गले भी लगिए लेकिन थोड़ा अलर्ट रहिए, अगल बगल आप देखते रहिए कि कहीं से कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो ज़रूर बन रहा है, उसको हम रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रॉइका तो कह सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको टर्न अराउंड करने वाला है। और अमेरिका की जो दादागिरी है वो ख़त्म होने वाली है धीरे धीरे। ट्रंप के डिसीजंस पे उनके अपने ही देश में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, एक्सपर्ट्स उनको कई बार वार्न कर चुके हैं।
और ट्रम्प अब खुद भी रोना रो रहे हैं। हमने अभी देखा कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू रशिया एंड चाइना, तो वो एक ब्रोकन हार्ट वाला एक बॉयफ्रेंड की तरह वो रो रहे हैं। तो वो ठीक है, ट्रम्प को भी एक लेसन मिलना चाहिए था जो मिल गया है उन्हें, और इंडिया का अब अपना एक बहुत सही डायरेक्शन में हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बढ़ते हुए। मैं चाहूँगी सर, ट्रम्प चूंकि मैम ने छोड़ा है तो आप ट्रम्प से ही वो करें। ट्रम्प का एससीओ की जो तीनों लोगों की मुलाकात थी, उसके बाद उनका तुरंत संदेश आना, भारत के संदर्भ में बहुत सॉफ्ट मैसेज आना। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी समय लिया, एक हफ्ते का पूरा लगभग 4-5 दिन का समय लेके उन्होंने उन्हें रिप्लाई भी कर दिया। ट्रम्प का बयान ये जो था, या जो जब तीनों शक्तियां साथ में थी तो ट्रम्प जो दिखाई पड़े, ये वाकई में कूटनीतिक बयान जैसा था या वाकई में ट्रम्प साहब को थोड़ा बहुत डर लगने लगा है अब नई शक्तियों से? देखिए प्रतीक्षा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भावनाओं की जगह नहीं होती है। पोस्चरिंग होती है, ऑप्टिक्स होते हैं, लेकिन भावनाएं, और खासकर अमेरिका के संदर्भ में, कल ही मैं रात में डिनर में था, एक विदेश सेवा की बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी के साथ मेरी चर्चा हो रही थी, जो अमेरिका में भी तैनाती उनकी रही है, यूनाइटेड नेशन में भी रही है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ डील करते वक्त कोई आपका वो नहीं होता है कि पर्सनल और वो रिलेशनशिप, वो सीधे सीधे हार्डकोर बिजनेस होता है। आप, अमेरिका देखता है कि आप उसको क्या दे सकते हैं और उसके बदले में आप चाहते क्या हैं, और क्या अमेरिका चाहता है और आप देना नहीं चाहते, और क्या आप चाहते हैं जो अमेरिका नहीं दे सकता। इन 4 टर्म्स में बातचीत होती है बहुत ही हार्डकोर तरीके से। ये सब ट्वीट की ट्रंप ने ट्वीट कर दिया और फिर मोदी जी ने उसका सकारात्मक जवाब दिया, ये सब पोस्चरिंग है। हम ये मान सकते हैं थोड़ी बर्फ पिघल रही है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी मान लेना एकदम से, क्योंकि एक तरफ ट्रंप का ट्वीट आता है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना, और उसके बाद वो गुड लक भी कहते हैं कि ठीक है, तू जहाँ रहे खुश सुखी रहे टाइप जो होता है ना, उस अंदाज में। और साथ में उनके जो वो हैं कौन मिनिस्टर हैं जो साथ, वो कहते हैं इंडिया माफ़ी मांगेगा देर सवेर जल्दी ही, जो है उनका भी ट्वीट है साथ में। हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर जो है। तो ये अमेरिकन डिप्लोमेसी में ये इसको समझना पड़ेगा तरीके से। इसलिए मैं बहुत ऐसा नहीं हो कि एकदम से मैं मान लूँ कि एकदम सब ठीक हो गया अभी। और ट्रंप वैसे ही इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि उनके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना किसी के लिए, वो वही जानते हैं कि शायद ब्रह्मा जी भी नहीं जानते होंगे अगले कदम वो क्या करेंगे, वो वही जानते हैं। चाइना की जहाँ तक बात है, एससीओ जो है, मैं उस पर थोड़ा सा ज़रूर बोलना चाहूँगा। जैसे मैं बिल्कुल रामपाल जी की बात से सहमत हूँ कि हमारे यहाँ चीन को लेके हमारे भारत में एक 62 के बाद एक बहुत नकारात्मकता रही है, और उसके कारण थे, मतलब ऐसा नहीं है जो 62 में हुआ, लेकिन 62 में जो हुआ उसका भी पृष्ठभूमि है। 59 में हमने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी, निर्वासित सरकार बनवाई धर्मशाला में नेहरू जी ने, और तब बनवाई जब पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था। तो चीन का भी नाराज़ होना स्वाभाविक था। भाई हमारे यहाँ कोई विद्रोह करे मान लीजिए और उसको कोई बगल का देश शरण दे दे तो हम क्या करेंगे, नाराज़ नहीं होंगे क्या? तो वही स्थिति वहाँ थी। उन्होंने, अब तिब्बत पे उनका कब्जा सही है गलत है ये अलग बहस है, लेकिन चीन के लिए तिब्बत को जैसे उन्होंने उस पर कब्जा किया और भारत ने शरण दी, अब और आज तक निर्वासित सरकार चल रही है तिब्बत की हमारे यहाँ। तो वो एक बड़ा मुद्दा था भारत चीन के संबंधों में खटास का। और उसके बाद वो आक्रमण हुआ, आक्रमण के बाद वो सीमा ज़मीन उन्होंने कब्जा कर ली 48,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उसके बाद वो एक स्थायी एक मुद्दा बन गया। उसके बाद फिर बर्फ़ पिघली और पिघलने के बाद ट्रेड और ये सारी चीज़ें रिलेशंस हुए। राजीव गांधी के टाइम से लेकर के मोदी जी के पहले काल तक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रही, गलवान से पहले तक हर प्रधानमंत्री ने उसको बहुत बेहतर तरीके से किया। लेकिन गलवान हो गया वो सब। इसके बावजूद ये सत्य है कि भारत और चीन एशिया की दो ऐसी महाशक्तियां हैं, दो बड़े देश हैं कि अगर एक साथ सहयोग करेंगे तो पश्चिम का वर्चस्व टूटेगा। और रूस तो है ही साथ में, रूस तो भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। चीन के साथ जरूर रूस के मतभेद थे, उनका भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। माओ त्से-तुंग और स्टालिन के दौरान से ही मतभेद शुरू हो गए थे, क्रुश्चेव के टाइम से ज़्यादा बढ़ गए थे। और माओ ने जीवन में एक ही विदेश यात्रा की थी, वो मॉस्को की थी 1957 में, और जो 20th पीपल कांग्रेस हुई थी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की, वहीं से माओ नाराज हुए थे। उसके बाद रूस और चीन के बीच में बहुत गहरे मतभेद हो गए थे। लेकिन जब वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब रूस में भी व्यवस्था बदली, सोवियत संघ खत्म हो गया, आइडियोलॉजी, अब दुनिया में विचारधारा के आधार पर रिश्ते नहीं बनते।
जब मल्टीपोलर बाईपोलर वर्ल्ड था तो विचार आधार के आधार पर रिश्ते थे। एक सोवियत कैंप था जिसमें लेफ्ट और प्रोग्रेसिव और उस तरह के देश थे, दूसरा अमेरिकन कैंप था जो कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एक आइडियोलॉजिकल डिवीजन था, और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे जो दोनों में बैलेंस करते थे नाम के जरिए। अब वो बदल गया, अब सारे बिल्कुल, चूंकि 1991 के बाद गैट और WTO आने के बाद और पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर बदलने के बाद अब दुनिया सिर्फ विशुद्ध आर्थिक संबंधों पर अपने रिश्ते तय करती है। अब विचारात्मक, तो SCO की बैठक से दो फायदे हुए। एक तो अमेरिका पर दबाव बना जो सामने दिखाई पड़ रहा है, दूसरा भारत की भूमिका नए वर्ल्ड ऑर्डर में भी स्थापित हुई है कि भाई हम जो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना, इसके हम एक महत्वपूर्ण साझीदार हैं, जिसको शी जिनपिंग ने भी माना, पुतिन ने भी माना, और मोदी जी वहाँ गए और मोदी जी ने जिस तरह से भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया। लेकिन साथ में ये भी है कि हम कोई कैंप में शामिल हो गए ऐसा नहीं है, हम सहयोग में है लेकिन कैंप में शामिल नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक अमेरिकन प्रभाव में कहिए या जिस प्रभाव में कहिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम पहले तो फिलिस्तीन का साथ देते थे, लेकिन इधर पिछले वर्षों से इजराइल के खिलाफ हमारा कोई नहीं आता। लेकिन SCO का जो स्टेटमेंट आया वो गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा कर रहा है, उसमें हम भी शामिल हैं। हम भी शामिल। तो ये एक हमने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी का एक उदाहरण दिया कि इजराइल से रिश्ते होते हुए भी हम विश्व जनमत के साथ हैं। जो तो ये चीज़ें बताती हैं कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की ओर मजबूती से खड़ा हुआ है, और वो आर्थिक नीति और विदेश नीति की जो स्वतंत्रता है उससे समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है। और मुझे एक चीज़ और कहनी है कि SCO जो है वो चाइना का पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ बिल्कुल ठीक, नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका। भारत का भी पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन था सार्क, जिसको हमने ख़त्म कर दिया। अगर सार्क हम जिंदा रखते, पाकिस्तान उसमें गड़बड़ करता, लेकिन अगर हम उसी प्रभाव तरह से रखते तो आज नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, सारे पड़ोसी देश उसी तरह हमारे प्रभाव में होते जैसे पहले थे। सार्क के ख़त्म होने के बाद और तमाम कारणों से जिस तरह चीन का प्रभाव उन पर बढ़ा है, वो भी कोई भारत के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मुझे लगता है इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए। SCO के साथ हम रहें, हम अमेरिका से अपने रिश्ते अच्छे रखें और अपने क्षेत्रीय संगठन को भी मजबूत करें, क्योंकि जब मोदी जी ने बुलाया था 2014 में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, तो बहुत उम्मीद जगी थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, वो धीरे धीरे उसको जो है हमने बिल्कुल भुला दिया। तो मुझे लगता है साथ साथ भारत सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अपने क्षेत्रीय संगठन को मजबूत करके एक बार जो हमारी हैसियत और प्रभाव हमारा जो था जो है उसको और इस्टेब्लिश करने की रिवीजन। जैसा कि विनोद सर ने भी कहा अवधेश सर कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो दिख रहा है, लेकिन यह है कि हमें डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देनी चाहिए। भारत की विदेश नीति को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसे बैलेंस वाली कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि वाकई में बदलाव हो रहा है? देखिए, इस समय तो कोई वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा कोई स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ सकता है, पड़ने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि भारत की प्रधानमंत्री की SCO यात्रा का निश्चित रूप से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत ने वहाँ भी बड़ी सधी हुई भूमिका निभाई है। देखिए, इस समय का जो सिचुएशन है ये पश्चिम नहीं है, केवल अमेरिका एक तरफ है, पश्चिम भी उसके विरुद्ध है, पूरा यूरोप उसके विरुद्ध है। यूरोपीय संघ से अभी जर्मन के विदेश मंत्री आए थे 4 दिन पहले, उन्होंने जयशंकर जी से जब बातचीत हो रही थी, उन्हें पत्रकार वार्ता में कहा कि कोई एक देश आपके विरुद्ध ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो आप उससे व्यापार कम करके उत्तर दीजिए, और हमारे EU का भारत के साथ शीघ्र ही समझौता होने वाला है। ये बयान जर्मन के विदेश मंत्री ने भारत में दिया। ठीक उसी दिन एक बयान आया स्विट्जरलैंड की ओर से कि भारत के साथ हमारे 4 देशों का स्पेशल इकोनॉमिक और ट्रेड जो है समझौता 22 अक्टूबर को साइन होने वाला है। तो भारत की जो कूटनीति है उसको बहुत गहराई से देखने की जरूरत है कि ट्रंप ने जरूर अपनी ओर से जो कुछ किया, भारत ने कभी भी आक्रामक, उत्तेजित और बिल्कुल संबंध खत्म करने वाला बयान नहीं दिया। भारत का हमेशा बयान रहा है कि अमेरिका से हमारे संबंध हैं और वो संबंध, ये व्यापार वार्ता सुलझ जाएगा। भारत कोई विरुद्ध में बयान दिया ही नहीं है। जब विदेश मंत्री वहाँ जब बैठे थे क्वाड की बैठक में, तो वहाँ के अमेरिका की 2 पॉलिसी थी। ट्रंप जितना ही खिलाफ बोल रहे थे, उद्योग मंत्री खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन वहाँ के जो उनके जो मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध है, व्यापार वार्ता सुलझ जाएगा, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसका कैरेक्टर चीन से नहीं मिल सकता है, हम ही से मिलेगा।
और जो विदेश मंत्री है मार्क रूबियो, उन्होंने कहा कि नहीं भारत के साथ ये जरूर सुलझ जाएगा। तो अमेरिका में स्वयं जो है दो स्थिति चल रही थी। जो तीसरी स्थिति पैदा हुई है कि अमेरिका के कई अर्थशास्त्रियों ने, खास करके जो वहाँ की एजेंसी हैं, जो एजेंसियाँ जारी करती हैं, उसमें से जिन्होंने वो जो जांडी साहब हैं, जिन्होंने 2008 के महामंदी की भी घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका मंदी के कगार पर है इस समय जो स्थिति चल रही है। और मंदी दो कारणों से है। एक तो यह है कि आवश्यक वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है और वो साफ दिखाई दे रही है, और जो यहाँ का परिवहन या इस क्षेत्र में रोजगार है वो घट रहा है। तो अमेरिका में भी इस प्रकार से एक महामंदी की बात उठाई जा रही है। और जो अभी प्रधानमंत्री गए थे उसको मैं बहुत ज़्यादा, केवल उसका इतना ही है कि जो ट्रम्प साहब को लगा कि हमने लगता है चीन और रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया है, केवल इतना ही बयान है उनका। उस बयान का अभी बहुत ज़्यादा हम अर्थ नहीं निकाल सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध और भारत और अमेरिका से अगर तुलना करेंगे तो मैं मानूंगा कि अगर दो में से चुनना हो तो अमेरिका हमारे लिए चीन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीन हमको आगे बढ़ने के हर रास्ते में बाधा डालता रहा है। जो अमेरिका के साथ हमारा न्यूक्लियर पैक्ट हुआ उसके बाद जब यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी की एक कूटनीति थी, जगह जगह जाते थे कि भारत का एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ये हो जाए, हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर बन जाए, सब में चीन बाधा डालता रहा है। तो वो अभी चीन का केवल इतना ही है कि भाई हम भारत से, हमको जो स्थिति है उसमें रहते हुए हमको व्यापार करना है, संबंध बनाना है, तनाव नहीं, $100 अरब का उनका लाभ है। चीन में लोकतांत्रिक, कम से कम अमेरिका की स्थिति है कि अमेरिका में ही उनके नेता, उनके अर्थशास्त्री डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर सकते हैं। चीन में यह स्थिति नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो अभी जो ट्रंप ने कहा है वो एक मानस के बदलाव की स्थिति दिख रही है, लेकिन अभी तक, जब तक कि उसका अर्थ है कि जब तक कि वो 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है रूस का, उसके संदर्भ में कोई स्पष्ट बयान नहीं आता है, जिसकी अभी संभावना नहीं है। क्योंकि वो अभी भी बोल रहे हैं कि भाई रूस से आपको तेल खरीदना बंद कर, मैंने ऐसा नहीं है, लेकिन उद्योग मंत्री का बयान है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा। भारत उसके लिए तैयार नहीं है। तो अभी जरा सिचुएशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पश्चिम वर्सेस ये मामला नहीं है, ये अमेरिका वर्सेस हो गया हुआ है। अमेरिका के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड के एक देश इस समय खड़ा नहीं है। हालांकि जापान का कल समझौता हो गया है, उनके साथ ट्रेड पैक्ट हो गया है, तो अभी हाँ कम कर दिया तो हो गया, तो भारत के साथ भी वो कम कर सकते हैं, लेकिन रूस वाला अभी मामला थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा हमको। मूल बात यह है कि भारत क्या इस समय अपनी पॉलिसी के साथ भविष्य के व्यापार, भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मौलिक भूमिका निभा करके और दुनिया को सही दिशा देने के रूप में इससे उभर सकता है कि नहीं उभर सकता है। मेरा अपना मानना है कि इतिहास में भारत पर जब जब चुनौतियां आई हैं, भारत नए सिरे से उठ के खड़ा हुआ है और पहले से कई गुना ज्यादा ताकत से बढ़ा है, और यह संकट भी उसी दिशा में जा रहा है। प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन की अपनी यात्रा रद्द की है और इसका भी असर आपको दिखाई देगा। जिस तरीके से लगभग सभी कूटनीतिक पहलुओं पर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन कुछ अर्थ और व्यापार के जो पहलू हैं इस RIC के डेवलपमेंट में, उसके लिए व्रजेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, SCO की उस बैठक के बाद ऐसा लगा तो कि एक नया जो एक टिकड़ी तैयार हो रही है वो दिखाई पड़ रही है। भारत अगर उसके सेंटर में होता है तो कितना फायदा, कितना नुकसान आप देखते हैं बतौर अर्थशास्त्री? हाँ, तो जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया है, मैं एक्चुअली इस चेंज को काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंज मान रहा हूँ। अभी 1 महीने के अंदर जो हुआ है, हमें याद होना चाहिए कि कुछ महीने पहले हम जो चर्चा कर रहे थे तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वॉर की बात हो रही थी। उस वॉर में हमें लगा कि हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं है। हमने कोशिश भी की, बहुत जगह हमने डेलीगेशंस भेजे, लेकिन कोई ख़ास नतीजा नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच में पिछले 1-2 महीने में बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। कुछ चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं, जैसे अमेरिका ने ईरान पे हमला किया या इजराइल ने ईरान पे हमला किया, ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए मायने रखती हैं कि जो ये संगठन है SCO का, एक तो थोड़ा सा एक्चुअली अंतर करने की बात होती है। एक संगठन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ का है उसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स में भी आज 10 कंट्रीज़ हैं और 10 पार्टनर कंट्रीज़ हैं। एक ये SCO है। एक थोड़ा सा अंतर समझने वाली बात यह है कि SCO की ये जोग्राफिकल ना बाउंड्री बना सकते हो आप, एक गोलासा बना सकते हो।
ब्रिक्स तो बिखरा हुआ होता है, जैसे साउथ अफ्रीका होता है, ब्राज़ील है, दूर दूर होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये घटना भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी जानी चाहिए कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर जो हमला किया, तो उससे एक तरह का इस सारे इलाके में एक बहसा पैदा हुआ। अब इंडिया के पास चॉइस थी कि इंडिया क्या करे। इंडिया, ये एक बात थोड़ी सी तय हो रही है अब धीरे धीरे से कि इलाके की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, चाइना, रसिया है, बेलारूस है, ईरान है और पाकिस्तान है। तो यहाँ एक डर का सा माहौल है, तो वो डर के माहौल के कारण उनमें आपस में थोड़ी नज़दीकी आने वाली बात है। अब इंडिया क्या करे, या तो ये करे इग्नोर करे इस बात को, लेकिन बीच में एक और घटना हो गई कि ट्रंप साहब आ गए बीच में, उन्होंने 50% कर दिया। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा सा चेंज पिछले 1 महीने में हमें इंडिया की पॉलिसी को देखने को मिल रहा है। इंडिया ने फिर लगता है कि 15-20 साल जो हमारी पॉलिसी चल रही थी उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। हमारी पहले 20 में एक पॉलिसी चल रही थी कि भाई देखो अमेरिका से हम बहुत नज़दीक होना चाहते हैं और बाकी से भी रख रहे हैं। तो 2017 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका को, ठीक है आप किसी से भी रखो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप रशिया से रखो, चाइना से रखो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन बाद में तो सिचुएशन बिल्कुल बदलती गई। बदलाव में मेन चीज़ तो जो यूक्रेन का वॉर आ गया बीच में। अब यूक्रेन के वॉर के समय कहा गया, इंडिया ने कहा देखो हमारा तो रशिया पुराना दोस्त है, हम तो उस दोस्ती को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, बाइडेन ने वो बात मान भी ली थी, यूरोप ने भी मान ली थी। यूरोप ने एक्चुअली कोई सैंक्शंस नहीं लगाए थे, प्राइस कैप लगाई थी, और हम इंडिया कह ही रहा है कि हम तो प्राइस कैप आपकी फॉलो कर रहे हैं जो $60 वाली कैप है, तो उस तरह से। लेकिन ये जो सरकार जब से आई है, ट्रंप की सरकार, पिछले 8-10 महीने में 2-4 महीने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक ये एक तरह से ये सरकार तो ये मान के चलती है कि हमें दोस्ती का किसी से ज़रूरत नहीं है। जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, इंग्लैंड, हमें कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, कनाडा, ब्राज़ील, मैक्सिको, किसी की। हम तो अपने आप इतने ताकतवर हैं कि हम तो अपने ताकत के बेसिस पे, चाहे वो मिलिट्री ताकत हो या इकोनॉमिक ताकत है, उसी के बेसिस पे सारी दुनिया को झुका देते हैं। अब हुआ क्या बीच में, यूरोप तो दब गया। यूरोप में तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। पिछले 15-20 सालों से वो अमेरिका की जो भी पॉलिसी होती है तो उसको फॉलो करता रहता है। जहाँ भी अमेरिका कहता है चलो लड़ने चलो, अच्छा जी हम तैयार हैं, इराक में जाना है, कहीं भी जाना है, लीबिया में जाना है, तो वहाँ तो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी आने की गुंजाइश नहीं है। कनाडा बहुत बुरी तरह से दबाया, मैक्सिको दबाने की कोशिश की, पर ख़ास जो उसके टारगेट बने, अब जापान और साउथ कोरिया भी दबे से हुए हैं। हालांकि ये स्थिति जापान और साउथ कोरिया में ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि उनको भी लगेगा कि भाई हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमें चाइना के अगेंस्ट आप खड़ा कर रहे हो तो क्या है, तो वहाँ भी बदलाव हो सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, तो इन तीनों ये टारगेट हो गए हैं अब, क्योंकि ये ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो जैसे ब्राज़ील पे 50 लगा दिया है ना, साउथ का अफ्रीका पे कहा कि आप जेनोसाइड कर रहे हो वाइट्स के अगेंस्ट में, इंडिया से कह रहे हो कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। तो यहाँ मेरे को लगता है कि अब इंडिया ने एक चीज़ डिसाइड तो कर ली है कि हम चाइना से, रसिया से, किसी से भी संबंध रखेंगे। अमेरिका अगर हमसे संबंध रखना चाहता है तो रखे, नहीं रखे जिस शर्त पर, लेकिन शर्त कोई नहीं होगी उसकी। ये नहीं होगी कि चाइना से दुश्मनी करो, रशिया से दुश्मनी, अपनी शर्तों पे संबंध। RIC पे मैं थोड़ा सा एक बात मैं कहना चाहूँगा। RIC एक्चुअली पुरानी टर्म है बहुत दिनों से, लेकिन पहले फ़र्क नहीं पड़ता था, 3 कंट्री मिलके मीटिंग कर लेते थे तो किसी को कोई डर नहीं था। अब इम्पोर्टेंट हो गई अचानक सारी चीज़ें, ये शंघाई वाली ये कोऑपरेशन की मीटिंग से, परेड से। अब RIC में देखो एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी कि एक बेसिक इक्वेशन आज जो बन रही है वो रशिया और चाइना की बन रही है, जिसको वो बोल रहे हैं नो लिमिट पार्टनरशिप। उसको तो आपको मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई रसिया से दोस्ती करें, चाइना से दुश्मनी करें, वो नहीं चलने वाला। और शायद इंडिया को समझ में आ गया है कि ये वाली लाइन नहीं चलेगी। अब दुश्मनी दोस्ती करनी है, दोनों के एक साथ होगी या दोनों या नहीं होगी, तो उस तरह से। तो RIC में आई का अभी उतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है रसिया और चाइना की। पता नहीं आगे आने वाले समय में RIC में आई का मतलब ईरान हो जाए नहीं कह सकते आजकल। हाँ, लेकिन इंडिया उस लेवल पर नहीं आ सकता। जो दोस्ती रशिया और चाइना की, अब वहाँ तक आप नहीं पहुँचोगे। तो ठीक है, कोशिश है, अच्छी बात है, मीटिंग हो, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज है।
एक्चुअली क्या है कि अमेरिका के साथ जो है हमारा करीब $200 बिलियन का ट्रेड है अराउंड, और उसमें $45 बिलियन हम सरप्लस में हैं। और चाइना के साथ उल्टा है, वो $100 बिलियन का हमारा पास डेफिसिट है। और तो ये भी एक अर्थशास्त्री के रूप में आप बेहतर बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भी कंपल्शंस हैं हमारे कि हम कैसे इस चीज़ को बैलेंस करें। तो सवाल यहाँ ये है कि भाई हमने थोड़ी कुछ किया है, अब कोविड आ गया तो आ गया, क्या कर लोगे? अब अमेरिका नाराज हो गया तो हो गया, आप क्या कर लोगे? हमने कुछ थोड़ी किया अमेरिका के खिलाफ। नहीं, बट रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। रास्ता हाँ, सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज करके तो नहीं निकल सकते। हाँ। बिल्कुल हम झुकेंगे तो नहीं। अब कोविड हुआ तो परेशानी हुई, अब वो परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका दुनिया में 13% का हिस्सेदार है ट्रेड में, 87% ट्रेड दुनिया आपस में करती है। अब वो जिस तरह से सब पर टैरिफ लगा रहा है तो वो भी नंबर घटने वाला है, वो 10% भी हो जाएगा, 9% भी हो जाएगा। अब चाइना से ही एक्चुअली आपको संबंध, चाइना से आप जो एक लड़ाई का माहौल जो बनाए हुए थे, आप सुधारो उसको, FDI आने दो। आपको लगता है भाई देखो कुछ सेक्टर्स हैं यहाँ हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो खोलो ना। जो सेंसिटिव सेक्टर है वहाँ अलाउ मत करिए। बाकी तो खोलो ना, बाकी तो खोलो ना। भाई वियतनाम ने कैसे तरक्की की है? चाइना के FDI से तरक्की की है। बिना चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया में कहीं नहीं चल सकता, चाइना को इग्नोर करके। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत नहीं बना पाए। 75 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। 17% से 13% आ गया है। तो जब तक हम नहीं बढ़ा पाएंगे तो ना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे लोगों को। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप तनख्वाह दे दो, प्रोडक्टिव भी तो होना चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट लगे भी तो सही काम करने वाले को। मैं आपको कुछ कर रहा हूँ। भारत तो से जो सामान अमेरिका लेता है उसके विकल्प उपलब्ध हैं बहुत सारे, लेकिन चीन के साथ जो उनका है उसके विकल्प उपलब्ध नहीं है, ये ध्यान रखिए। दूसरा है कि भारत की 4 स्तरीय इसमें नीति है। पहली नीति ये है कि अमेरिका के साथ तो हम अपनी बातचीत करते रहें, लेकिन उसका विकल्प क्या हो सकता है, तो 40-41 देशों की एक सूची बना के उसमें एक कोशिश हो रही है। सेकेंड ये है कि हम अपने आंतरिक खपत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आंतरिक खपत बढ़ाएंगे तो उसके लिए GST में कमी हुई, वो आंतरिक खपत बढ़ाए। जो कोई बात नहीं। जो तीसरी नीति है कि जो हमारे एक्सपोर्टर हैं उनको जो घाटा हो रहा है उसकी कैसे हम भरपाई करें, उसकी ये कोशिश चल रही है भारत की। बिल्कुल अभी ऐसा नहीं कि, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। जो मेन टॉपिक था जिससे हम शुरू किए, अब ये जो हम जिस पे जा रहे हैं मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा टॉपिक से हट गए हम लोग। एक बेसिक बात यह है कि जो 3 लोग खड़े हैं और जो फोटो दिखाया गया है जिसको लेकर ट्रंप ये सब कर रहे हैं, हम केवल एक चीज़ कह रहे हैं, सारा झगड़ा जो है, जैसे 70 के पहले एक झगड़ा होता था साम्यवाद और पूंजीवाद, दोनों की दो ही थी, इक्वलिटी एट द कास्ट ऑफ लिबर्टी, ये लेफ्ट का था नारा था, और राइट का था कि लिबर्टी एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी, मे बी एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी बट लिबर्टी इज द समथिंग। देखिए, तेंग स्याओफेंग ने सबसे पहले इसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। विचारधारा जिसको लेकर के हम पूरी दुनिया डिवाइडेड थी, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक बना कैसे था, ईस्टर्न ब्लॉक कम्युनिज्म की छाया में फलाना। तेंग स्याओफेंग ने माओ से तुंग से डिफरेंट होकर के कहा कि बिल्ली काली है या सफ़ेद, अगर वो चूहे पकड़ती है तो अच्छी है। मतलब चाइना पहली बार पूंजीवाद की राह पकड़ ली एक कम्युनिस्ट लीडरशिप के तहत। यही रसिया में हुआ। तो आज की तारीख में मैं फिर कहता हूँ कि 70 से 91 के बीच में ही बाजार ने विचार को धकिया करके किनारे कर दिया। सारे कॉन्ट्राडिक्शंस ये सोशियो इकोनॉमिक बेसिकली उस सच्चाई के चलते हैं। ये नहीं है कि जैसा नेहरू जी ने चाहा वैसा इंडिया बन गया, जैसा मोदी चाह रहे वैसा इंडिया बन गया। बेसिक फंडामेंटल जो चेंजेज होते हैं वो ज़मीनी ज़रूरत है, मांग है, और दूसरे जगह भी है। तो मेरा केवल ये कहना है कि बहुत आसानी से आप कल्पना कीजिए ये लड़ाई क्या है।
मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 500 सालों का जो रहा है, जो यूरोप और अमेरिका, पहले तो यूरोप था सेकेंड वर्ल्ड वार तक, सब उसके हिसाब से चलता था पूरी दुनिया, ब्रिटेन का सूरज कहीं नहीं डूबता था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने दादागिरी करके यूरोप को कह दिया कि तुम मेरे नीचे हो और मैं तुम्हारा नेता हूँ, यूरोप ने मान लिया। उसका एक रीजन बेसिकली ये था कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये तीनों की लीडरशिप हमेशा से रही वेस्ट और अमेरिका के। जैसे जैसे धीरे धीरे इसको चैलेंज होता गया, अभी कुछ लोग बड़े खुश थे कि शायद अवधेश जी कह रहे थे कि यूरोप जो है वो अमेरिका से इंडिपेंडेंट। मैं आपको बताऊं, आज भी कल की न्यूज़ थी, फ्रांस जो है वो सेना अपनी भेजना चाहता और ये करता, बशर्ते ट्रंप हाँ कर दें। देखिए जितनी जल्दी यूरोप अलग नहीं होगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, रसिया के बारे में कोई नहीं सोचता। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2,70,00,000 रूसी मारे गए थे। उसकी सुरक्षा ये थी, 91 में यह तय हुआ था कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कि यह ईस्टर्न ब्लॉक है ना, जब ये ख़त्म हुआ, सारा पेरेस्ट्रोइका आया, तब ये हुआ कि जो हमारे ईस्टर्न ब्लॉक है इनको नाटो का सदस्य न बनाया जाए। नतीजा क्या हुआ, अमेरिका ने कह दिया हम बनाएंगे। बाद में करते करते कितनी बार रसिया गया, उसको भगा दिया गया, नथिंग डूइंग, और करते 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 आप वहाँ पहुँच गए। आज की तारीख में नाटो किसकी सुरक्षा के लिए है? रसिया की सुरक्षा नहीं जरूरी है, भारत की सुरक्षा नहीं जरूरी है, चीन की सुरक्षा नहीं जरूरी है। तो बेसिक बात जो कॉन्ट्रडिक्शन है आज की तारीख में, ये पश्चिम और अमेरिका के आधिपत्य को चुनौती है। और इसमें कुछ भी आप करते रहिए, ये आगे चलेगा और चुनौती है, पोलर वर्ल्ड बन के रहेगा। अमेरिकी आधिपत्य और यूरोपीय आधिपत्य बिल्कुल ठीक की समाप्ति के दिन है। बिल्कुल ठीक है सर। पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा बदल गया है, अगर आप देखिए, जिस SCO की बैठक की हमने पूरी चर्चा की, फिर RIC की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो तस्वीर बदलती दिख रही है, ये बैलेंस जो विदेश नीति भारत ने अपनाई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और सभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बात कही कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तो तैयार हो रहा है, तो इसका कैसा भविष्य? नहीं, कोई एक व्यक्ति जो जबरदस्त तरीके से शुद्ध व्यापारी है, वैसे तो सारे राजनेता अपने देश के हितों की रक्षा करने के लिए ही शीर्ष पर पहुंचते हैं और अपने देश के हित को सबसे पहले रखते हैं, लेकिन कोई उसमें भी अपने व्यक्तिगत हित को, अपने व्यक्तिगत व्यापार को सबसे ऊपर रखे और वो इस हद तक पहुंच जाए कि मुझे पहले क्या हुआ नहीं पता, मैं तो अपनी सनक से ही दुनिया का नक्शा बदलूंगा, तो सारी दुनिया बैठकर मूक दर्शक बनकर तो नहीं देखेगी ना, ये भी तो एक सवाल है। बल्कि उन्होंने दुनिया को मौका दे दिया, जो कि बहुत समय से अंदर खाने चल रहा था, उसको बाहर लाने का, सतह पर लाने का। अगर किसी के मन में असमंजस भी था कि मैं मजबूती के साथ उस चीन के साथ खड़ा रहूं कि नहीं रही, जो चीन पाकिस्तान की मदद करता है सिंदूर में, लेकिन उसने अब विकल्प नहीं छोड़ा। जब आप विकल्प नहीं छोड़ोगे तो होगा क्या? अभी इतनी सारी बात हो रही थी, देखिए जैसे राजनीति में होता है वैसे विश्व कूटनीति में भी होता है, न कोई स्थायी मित्र होता है, न कोई स्थायी शत्रु होता है। हित के ही मित्र होते हैं, हित के ही शत्रु होते हैं। बहुत अच्छी बात रामकृपाल जी कह रहे थे कि विचारधारा थी पूंजीवाद की और साम्यवाद की, अब तो एक ही विचार है पैसा और एक ही धारा है पैसा। पैसे के विचार और पैसे की धारा में सारी दुनिया बह रही है और उसको इतना ज़्यादा उस तरफ मोड़ दिया गया है कि अब इकोनॉमिक हित, जो आर्थिक हित है, वो पूरी भू राजनीति जो है उसको संचालित कर रहे हैं और उसका सारा प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपने जो विषय की शुरुआत में प्रस्तावना रखी थी कि ये जो तस्वीर सामने है उसका प्रभाव दिख रहा है ना, उसका प्रभाव ये दिख रहा है कि जो ट्रंप अड़े हुए थे और कह रहे थे कि भारत को झुकना ही पड़ेगा और ऐसे कैसे नहीं झुकेगा, और पीटर नवारो उल्टी सीधी वहाँ से सिद्धांत वहाँ से प्रेषित कर रहे थे कि एक परिवार को फायदा हो रहा और इसको हो रहा, और रूस के तेल से। भारत ने, बहुत अच्छी बात यह कि पूरे संयम के साथ प्रतिक्रिया दी है। हमने अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त टिप्पणी नहीं की, लेकिन हमने कह दिया कि पीटर नवारो जो कुछ भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और ये सही नहीं कह रहे हैं। उसी का नतीजा है, उस तस्वीर का ही नतीजा। अगर तस्वीर के तात्कालिक नतीजे पर चले जाएं तो ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हमने खो दिया, और उसके बाद फिर जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये जो खो दिया कह रहे हो आप भारत को, क्या इसमें आपकी गलती है, तो कह रहे मुझे नहीं लगता। अरे भाई, गलती तो तुम्हारी है। हालांकि ये बात है कि उन्होंने उसी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मैंने जो वादा किया था कि रूस का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, मैं उसमें विफल रहा हूं। कम से कम उस स्तर पर तो आए। तो जिस जिद के साथ, जिस सनक के साथ
ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद का दूसरी बार का कार्यकाल शुरू किया था, अब शायद वो वास्तविकता के धरातल पर आने की शुरुआत कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि मैं जो कह दूंगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दुनिया चुपचाप इसको बैठकर नहीं देखेगी, और वैसे भी दुनिया एक ध्रुवीय होकर अगर जिएगी तो दुनिया के लिए नुकसान है, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का है। तमाम हितों को साधते हुए भी भारत को शक्ति संतुलन बनाना पड़ेगा। रूस तो हमारा मित्र है ही, रहा ही है, लेकिन अगर वो चीन के साथ प्रगाढ़ दोस्ती कर रहा है और भारत भी उस मंच पर दिखाई दे रहा है, तो वो केवल एक संदेश था, और उस संदेश का असर होना शुरू हो गया है, तो भारत के लिए ये शुभ संकेत ही माना जाएगा। निश्चित तौर पर भारत की विदेश नीति एक बैलेंस और बदलाव के साथ दिखाई पड़ रही है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो RIC का ये जो तिकड़ी फैक्टर तैयार हो रहा है, ये पूरी दुनिया को एशियाई धुरी पर लाने की एक कोशिश है। और अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर इसमें भारत सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र में दिखाई पड़ेगा। बतौर भारतीय भी हम यही चाहते हैं, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो एक इच्छा और मंशा होती है कि भारत सेंटर पॉइंट नजर आए, ऐसा लगता है कि भारत उस ओर अग्रसर है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, खुला हुआ है। आप जिस तरीके की खबरें देखना चाहते हैं, हमारे मेहमानों के लिए जो कमेंट करना चाहते हैं, जरूर करें।